ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖਿਆਨ ਪਲੱਗਡ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ पहुंचता हुआ देखना चाहता हाँ जो कि पंजाबी नूं बेहतर तरीके नाल नहीं समझ सकते। सो आज की ये रिपोर्ट हिंदी में होगी और ये रिपोर्ट है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की उस चार्जशीट और चालान पर आधारित, उस तफ्तीश के तथ्यों पर आधारित जो कि चंडीगढ़ में हुए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस, जिसे सिप्पी सिद्धू मर्डर केस कहा जाता है। एक उभरते हुए वकील, नौजवान और इंटरनेशनल स्तर के शूटर का कत्ल कर दिया जाता है। 20 सितंबर 2015 को इस शूटर के कत्ल और हत्याकांड के केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक सिटिंग जज जस्टिस सबीना की बेटी कल्याणी सिंह का नाम डे 1 से ही सिप्पी सिद्धू यानी कि मृतक के परिवार वालों की तरफ से बतौर एक एक्यूज लिया जाने लगा। इस केस में एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की बेटी का नाम आना डे 1 से इस केस में पुलिस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश पर एक ऐसा असर डालता रहा जिसके चलते 7 साल तक यह मुकदमा और ये केस की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल अदालतों में लटकता रहा और आज भी लटक रहा है। लेकिन हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही व्यापक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट को फाइल करने से पहले ही कल्याणी सिंह, जिसको कि 15 जून 2022 को इस कत्ल केस के यानी कि हत्याकांड के तकरीबन पौने 7 साल बाद गिरफ्तार किया जाता है। मेन एक्यूज के रूप में, मुख्य मुलजिम के रूप में उसको केस में नॉमिनेट किया जाता है। उससे 6 दिन के सीबीआई रिमांड के बाद तकरीबन 90 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। सो कल्याणी सिंह को इस केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले बेल दे दी, वो भी उस वक्त जब इस केस में ना तो कोई हथियार जिससे कि ये कत्ल किया गया वो बरामद हो पाया और ना ही वो दूसरा शख्स जिसने कि कल्याणी के साथ मिलकर कथित तौर पर सिप्पी सिद्धू को कत्ल किया, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। कल्याणी को मिली इस जमानत पर कई किस्म के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जिस अदालत ने कल्याणी को बेल दी इस केस में, उसने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि देश की सर्वोच्च पड़तालिया तफ्तीशिया एजेंसी की कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की और कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो कि शायद सीबीआई के इतिहास में उसके किसी भी दफ्तर या अधिकारियों को किसी भी तफ्तीश में सुनने को ना मिले हों। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सीबीआई की पड़ताल को रंगत से प्रेरित एक बायस्ड इन्वेस्टिगेशन बताया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कल्याणी को बेल देते वक्त सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो भी गवाह और जो भी सबूत इस केस में इकट्ठा किए या जिनकी गवाहियां इस केस में दर्ज कराई, उनको प्लांटेड और ट्यूटर्ड विटनेसेस बताया। सो मच सो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इल्जाम यहां तक लगा दिए कि चंडीगढ़ पुलिस, जिसके अधिकारियों ने शुरुआती स्टेज में वाइटल डिजिटल डेटा, टीवी और सीसीटीवी फुटेज को गायब किया था, उनको खुर्द-बुर्द किया था, ऐसे अधिकारियों की कोई गलती नहीं, रादर ये टेक्निकल ग्लिचेस का नतीजा हो सकता है जिसकी वजह से इतना महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा गायब हुआ और सीबीआई अपनी नालायकी को छुपाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस पर यह इल्जाम लगा रही है। ये सभी बातें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कल्याणी सिंह को बेल देते वक्त अपने ऑर्डर में दर्ज की। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में बातचीत होगी उस चार्जशीट की, यानी कि उन तथ्यों की जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी 7 साल की पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसमें लगातार और बहुत लंबा अरसा सीबीआई पर एक दबाव रहा। यह दबाव किस चीज का है, इस चीज का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि तकरीबन 6 साल इस केस को इन्वेस्टिगेट करती रही, डर डर के उन्होंने 2020 में एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट अदालत में दायर की जिसको अदालत ने माना नहीं। उस अनट्रेस्ड रिपोर्ट को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीश अफसर को वापस दे दिया गया। अदालत ने कहा कि नई और एक फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने सबमिट की जाए, क्योंकि सीबीआई एक ही टोन में यह कह रही थी कि हम एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट भी आपको दे रहे हैं, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन को हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। सो अदालत ने सीबीआई को एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए कहा। लेकिन इसके बाद सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चलनी शुरू हुई और एक प्राइम सस्पेक्ट के रूप में, एक अभियुक्त के रूप में कल्याणी सिंह का नाम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आया और 15 जून को कल्याणी सिंह को नॉमिनेट कर एफआईआर में एक मेन एक्यूज के रूप में
नॉमिनेट कर गिरफ्तार किया गया, जिसके 3 महीने बाद उसको हाईकोर्ट ने बेल दे दी। सो आज समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस चार्जशीट में तथ्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी तक जो मैंने आपसे बातचीत की है ये टोटली वो रिकैप है। 3 अलग अलग रिपोर्ट्स मैं सीपी सिद्धू मर्डर केस पर बना चुका हूं। सभी रिपोर्ट्स पंजाबी में हैं और पिछले तकरीबन 8-9 महीने में ये 3 अलग अलग रिपोर्ट्स बनी हैं। आप उन रिपोर्ट्स को इस वीडियो के सजेस्टेड वीडियो लिंक में देख पाएंगे, लेकिन वो पंजाबी की रिपोर्ट्स हैं। ये रिकैप जरूरी था बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो कि इस केस को हिंदी में अभी तक सुन नहीं पाए हैं। सीपी सिद्धू मर्डर केस से जुड़ी इस तफ्तीश को मैं 3 अलग अलग भागों में विभाजित करता हूं। 2004 से 2014 का वो अरसा जिस दौरान कल्याणी सिंह और सीपी सिद्धू के आपसी संबंध बनते और बिगड़ते हैं। 2014 का वो साल जिस दौरान इनके संबंधों में बहुत ज्यादा खटास आती है और कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरों का जिक्र उठता है, जिसके बाद अगले 1-1.5 साल तक दोनों के संबंध बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुके होते हैं। 2015 का वो अरसा जब सीपी सिद्धू विदेश से लौटता है और उससे कुछ दिन बाद ही उसका मर्डर कर दिया जाता है, और इसके बाद के 7 साल जिस दौरान इस केस की इन्वेस्टिगेशन को खुर्द-बुर्द सबूतों और बहुत ही कमजोर गवाहों के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने उन तथ्यों और उन फैक्ट्स को आगे लाया जो कि इस केस में बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल थे। सबसे पहले जिक्र 2004 से 2014 के उन 10 सालों का। माना जाता है कि 2004 में सीपी सिद्धू ने पहली बार कल्याणी सिंह को प्रपोज किया और इस प्रपोजल को कल्याणी सिंह ने रिजेक्ट कर दिया। 2008 में दूसरी बार कल्याणी सिंह को सीपी सिद्धू प्रपोज करता है और इस बार दोनों की जो रिलेशनशिप है उसका आगाज होता है मित्रता के रूप में, फ्रेंडशिप के रूप में, जिसके बाद कुछ महीनों में ही दोनों में काफी अच्छे संबंध रहते हैं और ये संबंध प्रेम संबंधों में तब्दील होते हैं। कमिटमेंट जो है वो सीपी सिद्धू और कल्याणी सिंह की होती है। वायदा एक दूसरे से शादी करने का होता है। 2008 यानी कि इसी साल के अंत में सीपी सिद्धू के पिता का निधन होता है, जिसके बाद कल्याणी के पिता जब सीपी सिद्धू से कल्याणी से शादी की बातचीत करते हैं, उस वक्त सीपी सिद्धू इस शादी की बातचीत और कमिटमेंट को यह कह के टाल देता है कि उसकी 3 बड़ी कमिटमेंट्स हैं। उसे अपने घर की कुछ मुरम्मत करवानी है, अपने ऑफिस का रेनोवेशन करना है और अपने छोटे भाई जिप्पी सिद्धू को सेटल करना है। अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का हवाला देकर सीपी सिद्धू इस शादी के प्रपोजल को डिले करता है। ये यहां पे बताना बहुत जरूरी है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कल्याणी और सीपी की इस मैरिटल जो कमिटमेंट थी, यानी कि एक दूसरे से शादी करने का वायदा था, इसकी जानकारी कल्याणी के पूरे परिवार, उसकी मां जस्टिस सबीना और पिता परमिंदर को तो डे 1 से थी, लेकिन सीपी सिद्धू ने अपने घर पे इस रिलेशनशिप के बारे में या फिर इस कमिटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। 2010 में जब कल्याणी सीपी सिद्धू के घर जाती है, उसकी मां दीपेंद्र कौर से मिलती है और उस वक्त अपनी शादी की बात करती है, तो दीपेंद्र कौर यानी कि सीपी सिद्धू की मां का जो रवैया होता है कुछ पॉजिटिव नहीं होता, जिसके बाद सीपी सिद्धू से शिकायत कल्याणी इस चीज की करती है, लेकिन सीपी सिद्धू कल्याणी को यह कहकर मना लेता है कि वो अपनी मां को मना लेगा। लेकिन इसके बावजूद 2011 तकरीबन 1-1.5 साल बीतने के बाद भी कोई भी कंक्रीट कमिटमेंट या फिर सीपी सिद्धू के परिवार की तरफ से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं होती और कल्याणी के परिवार को इस चीज का पूरा आभास होना शुरू हो चुका होता है कि सीपी सिद्धू इस रिलेशनशिप या फिर शादी जो कि कल्याणी के उसने करने का वायदा किया था उसको लेकर सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है। इसके बाद उसके माता पिता इस आस को छोड़ते हैं और अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता तलाशने में जुट जाते हैं, लेकिन कल्याणी और सीपी सिद्धू के आपस के जो संबंध हैं वो लगातार बने रहते हैं। इसी दौरान सीपी सिद्धू का एक और मोहाली के इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति की बेटी के साथ एक और अफेयर शुरू हो जाता है। यहां यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि 2008 से लेकर 2012-13 तक कल्याणी और सीपी सिद्धू के बीच के रिश्ते काफी गहरे थे। इमोशनल फ्रंट पर कल्याणी बहुत ज्यादा सीपी सिद्धू के साथ अटैच थी, लेकिन सीपी सिद्धू डबल टाइमिंग करता था और इसी वक्त उसके कुछ और महिलाओं के साथ भी संबंध रहे। ऐसी 6 महिला मित्रों का जिक्र सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, जिनमें से 2 महिलाएं ऐसी थी जिसके साथ बहुत ही सीरियस रिलेशन जो थे सीपी सिद्धू के रहे। मोहाली के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बेटी के साथ सीपी सिद्धू का अफेयर इसी वक्त शुरू हुआ। ये वो वक्त था जबकि एक तरफ कल्याणी सिंह के साथ सीपी सिद्धू की जो कमिटमेंट थी शादी की, उसकी व्यक्तिगत कमिटमेंट,
वो कायम थी, यानी कि उसने उस कमिटमेंट को तोड़ा नहीं था, और दूसरी तरफ वो डबल टाइमिंग कर रहा था किसी और लड़की के साथ जिसके साथ भी उसने एक कमिटमेंट कर ली थी। साल 2014 सिप्पी सिद्धू और कल्याणी के आपसी रिश्तों के लिए एक बहुत ही भारी साल साबित हुआ। इसी साल जून में सिप्पी सिद्धू ने अपनी दूसरी जो महिला मित्र थी, मोहाली के उद्योगपति की बेटी, उसके साथ शादी करने का फैसला ले लिया। परिवारों में आपसी सहमति बन गई और एक कमिटमेंट हो गई। ये वही वक्त था जबकि सिप्पी सिद्धू की कल्याणी से शादी करने की कमिटमेंट भी काफी हद तक कायम थी। इस वक्त तक दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन इन तमाम सालों के दौरान कल्याणी काफी टूट चुकी थी और सिप्पी सिद्धू द्वारा लगातार जो लारे उसको लगाए जा रहे थे, जो बहाने लगाए जा रहे थे, उसके बाद कल्याणी भी कुछ और लोगों के संपर्क में आ चुकी थी। ये बता दें कि कल्याणी के दादा की कुछ जो किताबें थी, कानून की किताबें, उनको सिप्पी सिद्धू की लॉ फर्म, सिप्पी सिद्धू LLP नाम से एक लॉ फर्म और उसका ऑफिस मोहाली के 8B फेस में जो बनाया गया था, उस ऑफिस में कल्याणी ने ही किसी समय रखा था। कल्याणी बेसिकली होम साइंस का कोर्स कर रही थी, लेकिन सिप्पी सिद्धू की लॉ फर्म के चक्कर में ही उसने LLB के कोर्स में अपने आप को एनरोल किया। सितंबर 2014 आते आते सिप्पी सिद्धू के हाथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें लग चुकी थी जिनमें कल्याणी सिंह को दो अलग अलग पुरुषों के साथ, मर्दों के साथ काफी आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा सकता था। ये तस्वीरें कैसे सिप्पी सिद्धू के हाथ लगी, किन लोगों ने सिप्पी सिद्धू को ये तस्वीरें भेजी, क्योंकि इन तस्वीरों में सिप्पी सिद्धू नहीं था बल्कि कुछ और लोग थे। और इन तस्वीरों को देखने के बाद सिप्पी सिद्धू, जो कि पहले ही कल्याणी सिंह से किनारा कर चुका था, उसका उस रिश्ते को तोड़ने का जो मकसद था या वो मंसूबा जो था, बेसिकली अपने कमिटमेंट पर पीछे हटने की बात थी। सिप्पी सिद्धू कई महीने और कई साल पहले ही कमिटमेंट से पीछे हट गया था, कई और महिलाओं के साथ उसके संबंध थे, लेकिन इस पूरी की पूरी घटना के बाद सिप्पी सिद्धू को एक मौका मिला और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2014 के वो 2 महीने थे जिन दौरान सिप्पी सिद्धू ने कुछ लोगों से संपर्क किया और उनसे ये मांग की कि इन तस्वीरों को, इन आपत्तिजनक तस्वीरों को जिसमें कल्याणी सिंह और कुछ और पुरुष जो कि वॉलंटरीली खिंचवाई गई तस्वीरें थी, ये कोई चोरी छुपकर या किसी तरीके से स्पाई कैमरा से ली गई फुटेज या तस्वीरें नहीं थी, बल्कि ये वॉलंटरीली वो तस्वीरें थी जो कि माना यह गया कि कल्याणी सिंह ने अपनी मर्जी से खिंचवाई। बाद में CBI के पास जब कल्याणी सिंह ने इस बाबत अपने बयान दर्ज कराए तो उसने कहा कि इन तस्वीरों को या इन पुरुषों के साथ जाने के लिए और इस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीरें खिंचवाने के लिए उसको सिप्पी सिद्धू ने ही मजबूर किया। अब ये एक ऐसा तर्क और एक ऐसा इलॉजिकल जवाब था, ऐसा स्टेटमेंट था जिसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिकॉर्ड पर सही नहीं थी मान सकती, क्योंकि कोई मोटिव, कोई कारण नहीं था। कोई महिला, और वो भी एक जज की बेटी, एक अच्छे परिवार की बेटी, क्यों किसी बॉयफ्रेंड या किसी के भी दबाव में आकर किसी और पुरुष के साथ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवा सकती थी। सो इन चीजों को CBI ने कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन सिप्पी सिद्धू के पास ये तस्वीरें आई और उसने अपनी एक और महिला साथी जो कि इंग्लैंड बेस्ड थी, उसको कहकर इन तस्वीरों को कल्याणी के माता पिता और एक और शख्स के पास उनके फोन्स पर भेजा, यानी कि वो आपत्तिजनक तस्वीरें कल्याणी के माता पिता तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद कल्याणी के माता पिता, जिनके होश फाख्ता हो चुके थे, वो सिप्पी सिद्धू के घर पहुंचते हैं। 11 नवंबर 2014 की एक मीटिंग होती है जिसमें पहले कल्याणी के पिता परमिंदर सिंह अपने एक और रिश्तेदार जो कि कल्याणी के मामा होते हैं, विकास सिंह, उनको लेकर सिप्पी के घर जाते हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। उन तस्वीरों का जिक्र वो सिप्पी की मां देवेंद्र कौर से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिप्पी की मां ये कहती हैं कि ये बातचीत किसी गैर की हाजिरी में नहीं होगी, आप शाम को अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर आइए। 11 नवंबर 2014 की ही शाम को कल्याणी अपने मां और अपने पिता के साथ सिप्पी सिद्धू और उसकी मां से मिलती है। आपस में परिवार में कई बातें होती है, गर्मा गर्मी सिप्पी सिद्धू और कल्याणी में होती है और इसी वक्त कल्याणी के पिता अपनी पगड़ी उतारकर सिप्पी सिद्धू की मां दीपेंद्र कौर के पैरों में रखते हैं, गुहार करते हैं कि उनकी बेटी की ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें जो कि विदेश से उनको भेजी गई हैं, उनको पब्लिक में ना सर्कुलेट किया जाए। सिप्पी सिद्धू अपने बहाने बताता है और बताता है कि ये तस्वीरें उस द्वारा नहीं भेजी जा रही। हालांकि सिप्पी सिद्धू द्वारा अपनी एक महिला मित्र जो कि लंदन बेस्ड थी, उसके द्वारा ही ये तस्वीरें कल्याणी के माता पिता और एक और शख्स के मोबाइल पर भेजी गई। इससे पहले सिप्पी सिद्धू ने, CBI इन्वेस्टिगेशन की मैं आपको बात बता रहा हूं, सिप्पी सिद्धू ने एक और शख्स गिरधारी लाल से संपर्क किया और दुबई में उसके साथी अशरफ
को पहले इन तस्वीरों को कल्याणी के माता पिता के मोबाइल पर भेजने के लिए कहा, लेकिन बाद में सिप्पी ने अशरफ को या गिरधारी लाल को इन तस्वीरों को भेजने से मना किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो तफ्तीश हुई उसमें गिरधारी लाल और अशरफ ने यह माना कि जिन तस्वीरों को सिप्पी सिद्धू भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए कह रहा था, वो कल्याणी की ही तस्वीरें थी। ये चीज बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई, लेकिन सिप्पी सिद्धू अपनी महिला मित्र की मदद से इन फोटोग्राफ्स को, इन ऑब्जेक्शनेबल सेमी न्यूड फोटोग्राफ्स को ट्रांसमिट करने में कामयाब हुआ था। ये सीबीआई की चार्जशीट में बातें बहुत ही क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं और 11 नवंबर की उस बैठक में तकरीबन यह तय हो चुका था कि कोई भी कमिटमेंट यानी कि शादी का सवाल ही नहीं उठता। मुद्दा सिर्फ इस बात पर आके केंद्रित हो गया था कि ये जो आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, इसका डेटा है, इसको वायरल ना किया जाए, इसको लोगों तक भेजा ना जाए और इस सब डेटा को डिलीट कर लिया जाए। ये वो आखिरी मीटिंग थी जो कि परिवारों में आपस में हुई, जिसके बाद कोई और अगली मीटिंग इन परिवारों के बीच में नहीं हुई। कल्याणी सिंह ने सिप्पी सिद्धू से मिलने का सिलसिला बंद नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत हैरानी की बात थी कि कल्याणी और सिप्पी सिद्धू के बीच की तकरीबन 7-8 महीने की जो बातचीत थी, कम्युनिकेशन था, वो ईमेल्स के जरिए हुआ। किसी भी फोन, फिजिकल फोन या व्हाट्सएप के जरिए कोई भी कम्युनिकेशन दोनों का आपस में नहीं रहा। 2015 में मई जून का फिर वो महीना आता है जिस दौरान ये माना गया कि सिप्पी सिद्धू ने एक बार फिर कल्याणी की कुछ ऐसी तस्वीरें थी, वही ऑब्जेक्शनेबल जो तस्वीरें थी, उनको दोबारा उसके रिश्तेदारों या उसके माँ बाप तक पहुंचाया। ये वो समय था यानी कि मई 2015, जिसके बाद कल्याणी सिंह द्वारा इन डेटा या इन आपत्तिजनक तस्वीरों को हासिल करने में जो नाकामयाबी उसके हाथ लगी थी, यानी कि सिप्पी सिद्धू उसको लगातार कह रहा था कि इन तस्वीरों को वो खत्म कर चुका है, ये भी उनके पास नहीं है, लेकिन तस्वीरों के ट्रांसमिट होने का सिलसिला जारी रहा। एक फेक फेसबुक का आईडी जो कि लंदन बेस्ड सिप्पी सिद्धू की महिला मित्र थी, उस द्वारा कल्याणी के नाम पर बनाया गया और उस फेसबुक आईडी से बहुत सी तस्वीरें जो थी कल्याणी को भेजी गई या उसके कुछ साथियों को भेजी गई। यह माना जा रहा है कि कल्याणी के बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने सीबीआई के पास ये बयान दिए कि खुद भी अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें कथित तौर पर कल्याणी द्वारा उनको समय समय पर भेजी गई। उन सभी लोगों के जो बयान है वो भी सीबीआई ने दर्ज किए, लेकिन मई 2015 से लेकर सितंबर 2015 ये वो वक्त था जबकि सिप्पी सिद्धू अपने एक विदेशी दौरे पर गया, यानी कि कनाडा और यूके का उसका एक टूर था कुछ महीने का, जिसके बाद वो 14 सितंबर 2015 को वापस आता है। 4 दिन वो दिल्ली रहता है। 18 सितंबर को सिप्पी सिद्धू वापस चंडीगढ़ आया, जिस दौरान उसने अपनी उसी महिला मित्र जो कि एक मोहाली के उद्योगपति की बेटी थी, जिसके साथ उसका रिश्ता लगभग तय हो चुका था, उसके साथ एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन रात 7:15 बजे उसको एक अनजान टेलीफोन नंबर से फोन आया और माना जा रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस चीज की पुष्टि कर रही है कि वो जो फोन था किसी और वेंडर का, एक मेहंदी लगाने वाले का, चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की मार्केट के एक वेंडर का टेलीफोन था, जिस नंबर से कल्याणी ने सिप्पी सिद्धू से संपर्क किया, उसे सेक्टर 27 के पार्क में बुलाया। अब यहां पर 18, 19 और 20 सितंबर 2015 का घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस और उससे जुड़े अपराध का, यानी कि सिप्पी सिद्धू मर्डर केस का सबसे अहम पड़ाव और चरम जो था वो 3 दिन थे, 18, 19 और 20 सितंबर 2015। इन तीनों दिनों कल्याणी सिंह और उसका पूरा परिवार, यानी कि उसके माता पिता और उसकी बहन, अपने पारिवारिक मेंबर्स, फैमिली गेट टुगेदर जो कि उनके कुछ रिश्तेदारों के घरों पर आयोजित की गई, उनमें मौजूद रही। लेकिन इन तीनों दिनों कल्याणी का जो मोबाइल फोन था इन्हीं लोकेशन और इन्हीं लोकेशंस के टॉवर पर पाया गया, लेकिन तकरीबन 1.5 से लेकर 1:45 और 2 घंटों के अरसे इन तीनों दिन रहे, जबकि इस टेलीफोन से ना तो कोई कॉल की गई और ना ही कॉल इस पर रिसीव की गई। और इन तीनों दिनों सिप्पी सिद्धू के जो मोबाइल के जो टॉवर लोकेशंस थे वो सेक्टर 27 के पार्क में थे। 18 सितंबर को अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ जब फिल्म देखने का प्रोग्राम सिप्पी सिद्धू ने दिल्ली से लौटने के बाद बनाया, उसी दौरान उसको एक कॉल आता है और 18 सितंबर को ही सिप्पी सिद्धू अपनी फिल्म का प्रोग्राम बीच में छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर पर छोड़कर 27 सेक्टर के पार्क में जाता है। यह माना जाता है कि उस दिन भी उसको सेक्टर 27 के पार्क में बुलाया गया, जहां पर उसके मोबाइल फोन की टॉवर लोकेशन एस्टैब्लिश हुई। इसी दिन सेक्टर 19 की एक मार्केट का जो मेहंदी लगाने वाला एक वेंडर था,
उसी के मोबाइल फोन पर एक लड़की ने आकर एक फोन लगाया जो कि सीपी सिद्धू का फोन था। इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इसी स्ट्रीट वेंडर के फोन से कल्याणी ने कथित तौर पर सीपी सिद्धू के फोन पर फोन लगाया और उसे सेक्टर 27 आने के लिए कहा। इसी समय कल्याणी का अपना फोन उसके अपने रिश्तेदारों की लोकेशन पर था जो कि साइलेंट था और उस फोन से ना कोई बातचीत हो रही थी, ना उस पर कोई कॉल आ जा रहे थे। इसी सेक्टर 19 की मार्केट में 18 सितंबर के ही दिन एक और शख्स जिसका नाम बलिंदर सिंह था, वो भी एक इस केस का सीबीआई विटनेस बना। उसके फोन से भी कल्याणी ने फोन सीपी सिद्धू के फोन पर लगाया। 2 ऐसे कॉल्स थे और 2 ऐसे विटनेसेस बाद में सीबीआई ने इस केस में शामिल किए जिनके फोन से कल्याणी की तरह दिखने वाली एक लड़की, जिसको बाद में पहचाना इन विटनेसेस ने कि ये कल्याणी ही थी, उसने फोन करके सीपी सिद्धू को 27 सेक्टर के पार्क में बुलाया। 19 सितंबर को भी तकरीबन इसी तरीके का घटनाक्रम था और सीपी सिद्धू की जो मोबाइल फोन की लोकेशन या टावर थे वो सेक्टर 27 के पार्क के थे। और 20 सितंबर को भी उसको रात 7:30 बजे एक फोन आता है और अपने घरेलू जो डोमेस्टिक सर्वेंट उसका होता है उसको वो ये कहकर सेक्टर 27 के पार्क के लिए निकलता है कि उसको कल्याणी ने सेक्टर 27 के पार्क में बुलाया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ऐसे बहुत से गवाह सामने आए। सीपी सिद्धू के अपने डोमेस्टिक सर्वेंट जिसने कि इस चीज की गवाही दी कि 27 सेक्टर के पार्क में सीपी सिद्धू कल्याणी को मिलने गया। सेक्टर 19 की मार्केट के वो वेंडर, मेहंदी लगाने वाला वो विटनेस और उसके अलावा वहां का एक बायस्टैंडर जिनके मोबाइल फोन से 18 सितंबर को कल्याणी ने सीपी सिद्धू के फोन पर डायल किया। 20 सितंबर 2012 रात तकरीबन 9:30 बजे 4 गन शॉट सुनाई दिए। 2 गन शॉट पहले चलते हैं और कुछ देर के पॉज के बाद 2 और गन शॉट चलते हैं। .12 बोर की बंदूक से चले इन गन शॉट से सीपी सिद्धू को ढेर कर दिया जाता है। यह माना जाता कि इससे पहले कई मिनट, तकरीबन 20 से 25 मिनट सीपी सिद्धू एक महिला के साथ बातचीत कर रहा था। इसका सबसे बड़ा गवाह था एक ऐसा सीसीटीवी लगाने वाला मैकेनिक जिसको कुछ पेमेंट सीपी सिद्धू से लेनी थी। सीपी सिद्धू ने करीबन उसको 35,000 रुपए देने थे और सीपी सिद्धू जब मार दिया जाता है उसकी जीन्स में से, उसकी पैंट में से तकरीबन 33,500 रुपए की जो करेंसी की रिकवरी थी, इस चीज को स्थापित करती थी कि वो सीसीटीवी का मैकेनिक जो कह रहा था जिसको पेमेंट लेने के लिए इसी पार्क में सीपी सिद्धू ने बुलाया था, उसने जिस महिला के साथ उसको देखा वो महिला कल्याणी ही थी। इसी सीसीटीवी के मैकेनिक ने यह भी स्पष्ट किया कि कल्याणी को ही उसने सीपी सिद्धू के दफ्तर में भी देखा। 19 सितंबर को सीपी सिद्धू का जो मोहाली स्थित ऑफिस था उसमें कल्याणी के होने की बात या उसकी विजिट जिस दौरान सीपी सिद्धू और कल्याणी में काफी गर्मागर्मी हुई, ये वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सामने रखी या उनकी गवाही में यह बातचीत सामने आई। सेक्टर 27 के इस पार्क जिसमें सीपी सिद्धू का कत्ल किया गया था उसके आसपास रहने वाले बहुत ही जिम्मेवार लोगों ने जो गवाहियां दी हैं उसमें भी इस चीज की तस्दीक हुई कि 2 लोग थे, एक महिला और एक पुरुष, जो कि इस हत्याकांड में इन्वॉल्व थे। 4 गोलियां चलने के बाद एक महिला को तेजी से एक मारुति कार की तरफ जाते हुए देखा गया, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और उसके बाद वो महिला वहां से निकल गई। एक और प्राइम विटनेस जो इस केस में था उसने इस महिला की पहचान बाद में तस्वीरों के आधार पर कल्याणी के रूप में की। सीपी सिद्धू का कत्ल हो चुका था, उसकी हत्या हो चुकी थी, लेकिन ऐसे गवाहों की कोई भी कमी नहीं थी जिन्होंने बाद में सीबीआई के पास इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी और हत्याकांड के कुछ दिन पहले और कुछ घंटे आगे पीछे के पूरे सीक्वेंस को कोरोबरेट किया और सीबीआई ने इन तमाम लोगों को बतौर गवाह अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया। लेकिन सीपी सिद्धू का कत्ल होने के बाद हुआ क्या? सीबीआई तो कई महीने बाद पिक्चर में आई, लेकिन सीपी सिद्धू के कत्ल के बाद चंडीगढ़ पुलिस की एक महिला अधिकारी जो कि सेक्टर 26 थाने की एसएचओ थी, वो मौका वारदात पर पहुंचती है। उसके साथ उसका सपोर्टिंग स्टाफ होता है। लेकिन यह माना गया कि इस मर्डर केस के कुछ दिन के अंदर अंदर जो डीवीआर फुटेजेस थी, यानी कि आसपास के घरों की सीसीटीवी फुटेजेस थी, उसको रिकॉर्ड पर लेने की बजाय इस महिला पुलिस अफसर ने इस रिकॉर्ड को गायब कर दिया। इन घरों से ये डेटा तो इकट्ठा किया गया, लेकिन बाद में इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन की फाइल थी या जो रिकॉर्ड उससे जुड़ा हुआ था, उस रिकॉर्ड पर कभी भी इन फुटेजेस को, इन डीवीआर की फुटेजेस को लाया ही नहीं गया। एक 22 सेकंड की क्लिप जिसका मैंने जिक्र इस वीडियो की शुरुआत में किया था, उस 22 सेकंड की क्लिप को एक मोबाइल फोन से इन्हीं पुलिस अफसरों में से किसी ने खींचा होगा, यानी कि पूरी की पूरी फुटेज में से सिर्फ 22 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड पर लगाई गई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाया गया।
इस मर्डर के तुरंत बाद यानी कि सिप्पी सिद्धू को जब रात तकरीबन 9:30 बजे गोलियां मारी गई और रात 11 बजे उसके घर वालों को इस चीज का पता चला, उन द्वारा जब सिप्पी सिद्धू के मोबाइल फोन पर कॉल किए गए, तो इसी महिला पुलिस अधिकारी चंडीगढ़ की जो एसएचओ थी उस वक्त पूनम दिलावरी, उन्होंने ही इन कॉल्स को अटेंड किया। सिप्पी सिद्धू की मां दीपिंदर कौर ने पहले कॉल में ही यह चीज स्पष्ट कर दी थी कि यह मर्डर कल्याणी ने करवाया है, क्योंकि उसकी मां, सिप्पी सिद्धू की मां को उसके नौकर ने बता दिया था कि कल्याणी को मिलने ही सिप्पी सिद्धू सेक्टर 27 के पार गया है। लेकिन सिद्धू के परिवार के इन आरोपों को न सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस के इन अधिकारियों, तफ्तीशी अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया गया, बल्कि इन तमाम आई विटनेसेस जो कि बेसिक गवाह थे, आसपास के लोग, बाशिंदे, टेलीफोन पर जो संपर्क करने वाले लोग थे, जो भी कॉल सिप्पी सिद्धू को उन आखिर के कुछ दिनों में आई थी, किन किन कॉल से वो लोगों के कॉल आए थे, इन सभी चीजों की निशानदेही करने के बावजूद चंडीगढ़ पुलिस ने इन गवाहियों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया। डीवीआरस को और इन सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट करना या फिर कहें कि खुर्द-बुर्द करना एक ऐसी आपराधिक साजिश थी जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के अफसर सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इवन जो अनट्रेस रिपोर्ट 2020 में सीबीआई ने दाखिल की थी, उसके कुछ महीने बाद जब सीबीआई को दोबारा इस केस की तफ्तीश के लिए सीबीआई अदालत ने निर्देश दिए, उसके बाद ये सीबीआई का फाइंडिंग था, ये सीबीआई का एक निष्कर्ष था कि चंडीगढ़ पुलिस के इन अफसरों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। इनफैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन क्या, इनके खिलाफ खुद सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के आपराधिक केस जो है वो रजिस्टर होने चाहिए थे। सितंबर 2015 के इस मर्डर के बाद इस केस को अप्रैल 2016 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस केस में, क्योंकि एक सिटिंग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस सबीना की बेटी के ऊपर बहुत संगीन इल्जाम लगे थे, ऐसी परिस्थिति में चंडीगढ़ पुलिस ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की बेटी पर ये इल्जाम थे और इस केस में तफ्तीश में शुरुआती स्टेज पर जो कोताहियां हो चुकी थी, आपराधिक साजिश के तहत जिन सबूतों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया था, उस चीज की जानकारी चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों को भी अच्छी तरह थी। यही कारण रहा कि इस केस को फाइनली अप्रैल 2016 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द कर दिया गया। 2016 से लेकर 2020 तक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो पड़ताल या इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार थी, वो भी कछुए की चाल चली, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिटिंग जज की बेटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना इतना आसान नहीं था। सीबीआई लगातार दबाव में थी और 2020 में मैं कहूंगा कांपते कांपते या डरते डरते उन्होंने आधे मन से, सीबीआई इस केस में गवाहों और सबूतों के आधार पर अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि खुल के ये कह सके कि कल्याणी सिंह ही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट और एक्यूज्ड है। सो उन्होंने एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अदालत में दायर की और साथ ही ये कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को ओपन भी रखा जाए। जो कंसर्न जज थे उन्होंने सीबीआई के आईओ को यह फाइल दोबारा पकड़ा दी और कहा कि आप हमारे सामने एक फाइनल रिपोर्ट लेके आइए, फाइनल स्टेटस रिपोर्ट लाइए। इस तरीके से मत कीजिए कि एक तरफ आप हमें इंटरेस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखें। तो कहीं ना कहीं सीबीआई के अफसरों के मन में यह साफ था कि इस केस के तथ्य कुछ और हैं, इन्वेस्टिगेशन कुछ और कह रही है, सबूत और गवाह चीख चीख के कुछ गवाही भर रहे हैं, लेकिन एक दबाव ऐसा था इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर जो कि ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी सब के चलते सिप्पी सिद्धू के परिवार ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन को इस सीबीआई की विशेष अदालत में दायर किया और उन्होंने बहुत से ऐसे सबूत जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उभरे थे, उनको ही अदालत के सामने रख दिया, जिसके बाद सीबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ी और सीरियसली लिया। इस वक्त तक जस्टिस सबीना का तबादला भी पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में हो चुका था और वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से हटकर हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में जा चुकी थी। शायद यही कारण रहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो पड़ताल थी 2020 के बाद एक अलग ट्रैक पर चली और जून 2022 में इस केस में कल्याणी सिंह को एक एक्यूज बनाकर उसको गिरफ्तार फाइनली किया गया। लेकिन इस केस में सीबीआई की भी पड़ताल कंप्लीट नहीं थी। सीबीआई ने भी बहुत से लूज एंड्स अपनी इन्वेस्टिगेशन में छोड़ दिए। कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत से सवालों के जवाब आ ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जो आपत्तिजनक तस्वीरें थी वो सिप्पी सिद्धू के पास कैसे पहुंची। सीबीआई की पूरी तफ्तीश में
सिप्पी सिद्धू को एक कैसनोवा या फिर एक फ्लर्ट के रूप में भी दिखाया गया, जो कि काफी हद तक बातें सही भी है, क्योंकि सिप्पी सिद्धू एक टाइम पे कई महिलाओं के साथ कांटेक्ट में था, संबंध उसके कई महिलाओं के साथ थे और एक ही वक्त पर उसने अलग अलग लड़कियों से शादी की कमिटमेंट किए। तो सिप्पी सिद्धू की जो अपनी भूमिका थी उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगना बिल्कुल वाजिब था और वो लगा भी। लेकिन जो आपत्तिजनक तस्वीरें उभरी और जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन कल्याणी ने उन तस्वीरों के बारे में दी, क्योंकि ये वॉलंटरीली स्वेच्छा से खिंचवाई गई तस्वीरें थी, सो इसका जवाब कल्याणी को ही देना था कि किन हालात, किन परिस्थितियों में ये तस्वीरें उसने खींची या खिंचवाई और किन किन लोगों तक ये तस्वीरें भेजी गई। सो सीबीआई ने बहुत से ऐसे लोगों को भी गवाह के रूप में लिया और उनकी इंटेरोगेशन या उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तथ्य उभरे कि बहुत सी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें जो कि कल्याणी ने इन लोगों के साथ खिंचवाई थी, वो तस्वीरें स्वेच्छा से खिंचवाई गई थी। सीबीआई के रिकॉर्ड पर वो सारे के सारे सबूत आए। लेकिन जो $1 मिलियन क्वेश्चन था वो था कि सिप्पी सिद्धू के कत्ल और उसकी हत्या के पीछे कल्याणी का मोटिव क्या था। कल्याणी का मोटिव क्या सिप्पी सिद्धू का इस शादी से, इस रिश्ते से पीछे हटना था? उसका कुछ और महिलाओं के साथ संबंध था जिसकी बातचीत जग जाहिर हो चुकी थी। कल्याणी को यह पता था कि सिप्पी सिद्धू किस लड़की के साथ एक नया रिश्ता बना रहा है और उस लड़की के साथ कल्याणी की चैट्स वगैरह को भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रिकवर किया। उसके मोबाइल फोन से ही यह डेटा उनको मिला। सिप्पी सिद्धू को मारने का एक और जो बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव सीबीआई के सामने आया, वो था उन आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करना शायद गलत शब्द होगा या गलत शब्दावली होगी, लेकिन उन तस्वीरों को कल्याणी के मां बाप और उसके कुछ और साथियों के साथ शेयर करना। सीबीआई की चार्जशीट में यह तथ्य भी उभरे कि कल्याणी अपना डेटा या अपनी आपत्तिजनक जो तस्वीरें थी उसको हासिल करने की कोशिश करती रही। पहली कोशिश नवंबर 2014 में हुई, परिवार वालों की जो मीटिंग हुई, रिश्ता जब इनका फाइनली एक क्लोजर की स्टेट में आ चुका था, उसके बाद कल्याणी की कोशिश ये थी कि सिप्पी सिद्धू के पास उसका जो भी डेटा, तस्वीरें पड़ी हैं वो वापस ले सके। लेकिन जब मई 2015 में दोबारा उन तस्वीरों को कुछ और मोबाइल फोन्स के जरिए सिप्पी सिद्धू द्वारा कल्याणी के और कुछ पेरेंट्स के पास तो पहुंचाया ही गया, बल्कि कुछ और दोस्तों तक भी भेजा गया, उसके बाद कल्याणी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिव बनता था कि वो सिप्पी सिद्धू से हमेशा के लिए एक छुटकारा पाए, जिसके लिए उसने ये आपराधिक साजिश रची। लेकिन सीबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस पूरी की पूरी वारदात में, यानी कि सिप्पी सिद्धू मर्डर केस में जो हथियार 12 बोर की जो बंदूक जिसका इस्तेमाल किया गया था, उसको सीबीआई रिकवर नहीं कर पाई। चंडीगढ़ पुलिस ने भी नहीं रिकवर किया था, तो सीबीआई भी रिकवर नहीं कर पाई। इसके अलावा वो जो दूसरा साथी था जिसने कि कथित तौर पर कल्याणी सिंह के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, हो सकता है, जो कि सीबीआई की अपनी चार्जशीट में कही जा रही बात है, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस अपराध में कल्याणी के साथ शामिल उस दूसरे शख्स की ना तो शिनाख्त हो पाई, ना ही उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। जिस कार का इस्तेमाल कल्याणी ने किया था, उस कार को हिमाचल प्रदेश से पुलिस ने जरूर रिकवर किया। कल्याणी के पिता द्वारा ये जो कार थी, इसको किसी को बेच दिया गया था। सो ये इन्वेस्टिगेशन जो अब तक सीबीआई ने की है, चार्जशीट है, उसमें यह चीज क्लियर है कि सिप्पी सिद्धू के मर्डर के पीछे कल्याणी सिंह के पास एक बड़ा मोटिव था और उसी ने एक बहुत गहरी साजिश रच के अपने फोन्स और अपना डिजिटल ट्रेस था उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करके एक एलिबाई क्रिएट करके 18, 19 और 20 सितंबर की अपने परिवार की गेट टुगेदर्स में होने की बात करके इन तीनों दिनों उस सेक्टर 27 के पार्क को विजिट किया, अपने मोबाइल फोन को अपने घरों पर छोड़ा। एक ऐसा रीजन, एक ऐसी एलिबाई जिसके चलते यह स्थापित ही ना हो पाए कि कल्याणी उन फैमिली गेट टुगेदर्स में मौजूद नहीं थी। लेकिन सीबीआई ने जब पूरा का पूरा रिकॉर्ड खंगाला, उसको यह समझ में आया कि एक 1.5, पौने 2 घंटे उस फोन से उन फैमिली गेट टुगेदर्स के दौरान कोई भी फोन ना आना, ना जाना, ना मैसेज, ना कोई कम्युनिकेशन, जिसका मतलब यही था कि कल्याणी ने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही श्रूड और क्राफ्टी तरीके से ये प्लानिंग किया, जिसके बाद इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया। इस केस के बाद कल्याणी सिंह का अपना पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ,
उसका एक साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ जिसमें कि उसका पूरा का पूरा बिहेवियर पैटर्न और जवाब जो उसने दिए थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, उस बिहेवियर को डिसेप्टिव यानी कि असली सवालों से बचते हुए उसको पाया गया। ये पाया गया कि वो सही जवाब नहीं दे रही है। उल्टा हैरानी की बात यह थी कि हाईकोर्ट ने जब कल्याणी सिंह को बेल दी तो उसके पिता परमिंदर सिंह की जो बयान थे या उनका जो पॉलीग्राफ टेस्ट था जो कि पॉजिटिव आया था, यानी कि वो अपनी गवाही में सच बोल रहे थे, ऐसा पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आया था। उस गवाही के आधार पर ही ये अदालत ने मान लिया कि कल्याणी सिंह का अपना डिसेप्टिव बिहेवियर, यानी कि सवालों से उसका खुद का बचना मायने नहीं रखता, लेकिन उसके पिता का जो एक पॉजिटिव पॉलीग्राफ टेस्ट है, यानी कि उन द्वारा बयान की जा रही जो सच्चाई थी, वो अपने आप में एक ज्यादा ध्यान देने वाला फैक्ट था, जिसके बेस पर कल्याणी को बेल देने या जमानत देने का एक ग्राउंड जो था हाईकोर्ट के लिए मजबूत हुआ। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी जांच में कही थी, जिसका जिक्र भी मैंने पहले किया है, वो है चंडीगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। हाईकोर्ट ने कल्याणी को बेल देते वक्त चंडीगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक क्लीन चिट दे दी। डीवीआर फुटेजेस, सीसीटीवी का गायब होना हाईकोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस की कमी नहीं थी, बल्कि वो टेक्निकल ग्लिचेस थे, जबकि सीबीआई को एक विलन के रूप में इस जजमेंट में पेश कर दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा जितने भी गवाह विटनेसेस वगैरह इकट्ठे किए गए थे, जिनका मैंने जिक्र किया, 19 सेक्टर की मार्केट, 27 सेक्टर के पड़ोसियों से लेकर सीसीटीवी फुटेज का वो सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला वो जो मैकेनिक था, और इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि कल्याणी के जानकार थे, उसके दोस्त थे, और वही लोग जिनके साथ कल्याणी की आपत्तिजनक तस्वीरें थी, इन सभी लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस चार्जशीट में दायर की गई हैं। बहुत ही क्लैरिटी के साथ इन सभी गवाहों की गवाहियों के चार्जशीट में होने के बावजूद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जब कल्याणी सिंह को बेल दी, तब इस चार्जशीट के तथ्यों और इसके मेरिट्स पर वो चर्चा, वो संवाद शायद नहीं हो पाया, और इस जमानत का जो रिलीफ है कल्याणी को दे दिया गया, वो भी उस वक्त जबकि इस अपराध के लिए जिसमें मेन एक्यूज्ड कल्याणी है, ना तो उसका मेन जो वेपन है उसको रिकवर किया जा पाया, ना ही उस को एक्यूज्ड और साथी को जिसने कि इस मर्डर केस में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो सकती है, उसका कोई भी शनाख्त या उसका कोई भी सुराग सीबीआई के हाथ लग पाया। ऐसी परिस्थितियों में कल्याणी का जेल से बेल पर बाहर आना और रहना इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस चीज के बारे में तो कुछ कह पाना मुश्किल है। सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट में दोनों पक्षों यानी कि सिप्पी सिद्धू का नेगेटिव पक्ष भी सामने उभार कर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लाई। कल्याणी सिंह का पूरा जो नेगेटिव रोल था उसको तो बहुत ही प्रमुखता के साथ सबूतों और गवाहों के आधार पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उभारा है। इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट ने कलर्ड इन्वेस्टिगेशन बताया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली जो अदालत है वो इस केस में तथ्यों की गहराई में जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट का काम नहीं होता, जो फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं उसको ट्रायल कोर्ट ने एग्जामिन करना होता है, ना कि हाई कोर्ट ने। सो इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत अभी इन सभी गवाहों और सबूतों की सच्चाई और इनकी प्रामाणिकता को अपने नजरिए से देखेगी। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस पड़ताल या तफ्तीश को माने और इस चीज को माने कि कल्याणी सिंह जो कि लगातार दबाव में थी और उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर सिप्पी सिद्धू ने उसको अब्यूज किया, या कह सकते हैं कि उसका फायदा उठाने की कोशिश की, अपना रिश्ता तोड़ने की, अपनी शादी को तोड़ने का एक कारण, और उसके माता पिता तक इन तस्वीरों को पहुंचाकर उसको एक तरीके से दबाव में, प्रेशर में लाने की कोशिश भी की, तो कल्याणी सिंह एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की बेटी थी। उसके लिए बहुत आसान था कि सिप्पी सिद्धू के खिलाफ एक बलात्कार का केस भी वो रजिस्टर करा सकती थी। कल्याणी सिंह के पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल थी कि शादी का झांसा देकर सिप्पी सिद्धू उसको यूज करता रहा, उसको मिसयूज करता रहा, उससे धोखाधड़ी करता रहा। एक बहुत ही सिंपल और एक सीरियस केस बनता था, और एक सिटिंग हाई कोर्ट की जज की बेटी के लिए इस तरीके का केस दर्ज कराना कितनी बड़ी दिक्कत थी। कल्याणी के परिवार ने अगर सिप्पी सिद्धू का जिक्र तक भी किया होता तो इस केस में सिप्पी सिद्धू का बचना लगभग नामुमकिन था। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं थी। सिप्पी सिद्धू कोई इतने बड़े परिवार से भी नहीं था कि वो इतना बड़ा रसूख या जो प्रभाव है वो एंजॉय करता था कि इस इन्वेस्टिगेशन को एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की बेटी को इस तरीके से ब्लैकमेल करना, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाना, ये एक ऐसा सीरियस ऑफेंस था जिसमें सिप्पी सिद्धू को सजा होनी थी। इसके साथ ही सिप्पी सिद्धू पर शादी का झांसा देकर लड़की के साथ धोखाधड़ी करने का एक और गंभीर आपराधिक केस भी रजिस्टर हो चुका होता। लेकिन यह माना जाता है, जो कि बातें परमिंदर सिंह कल्याणी के पिता के सीबीआई को दिए गए बयानों में सामने आई है, कि पंजाब पुलिस के एक सीनियर
इस वक्त मौजूदा आईजी लेवल पर तैनात अधिकारी की सलाह के बाद परिवार ने कोई आपराधिक केस सिप्पी सिद्धू के खिलाफ दर्ज नहीं कराया। सो ऐसे गंभीर ऑफेंसेस या एक गलत जो बिहेवियर था सिप्पी सिद्धू का, एक ऐसी महिला जिसके साथ उसने शादी की कमिटमेंट की थी जिससे वो बैकआउट कर चुका था, पैरेलली उसने एक और महिला के साथ न सिर्फ संबंध बना लिए थे बल्कि उसके साथ शादी का एक वायदा करके अपने परिवारों के बीच में रिश्ता पक्का कर लिया था। उसके बाद उसने इन तस्वीरों को कल्याणी के माता पिता के मोबाइल फोन्स पर भिजवाया। ये एक ऐसा गंभीर अपराध हो सकता था जिसके लिए सिप्पी सिद्धू का बचना मुश्किल था, लेकिन एक कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय कल्याणी और कल्याणी के परिवार ने किस रास्ते को चुना। कल्याणी और उसके परिवार के कई और मेंबर्स और इन गेट टुगेदर्स 18, 19 और 20 सितंबर के उन गेट टुगेदर्स पर मौजूद उन परिवार के मेंबरों को भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन इन तब सभी मेंबर्स ने, परिवार के सदस्यों ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। इसके अलावा 2 और ऐसे गवाह थे जिनका लाई डिटेक्टर टेस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को करवाना था। ये लोग पहले इस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मान गए, लेकिन अनट्रेस्ड रिपोर्ट जैसे ही दाखिल हुई और अदालत ने अनट्रेस्ड रिपोर्ट को सीबीआई को वापस किया, उसके बाद ये जो गवाह थे वो भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मुकर गए। ले दे के इस केस में चंडीगढ़ पुलिस की खराब पड़ताल, सीबीआई की 4-4.5 साल की बहुत ही कमजोर और ढीली पड़ताल और बाद के कुछ सालों में जो सक्रियता दिखाई गई, जिसकी वजह से विटनेसेस पर इस केस के बहुत ही सीधे साधे गवाह थे, पहले तो उनकी गवाहियां सही तरीके से सही समय सीमा में रिकॉर्ड ना होना, सबूतों का नष्ट किया जाना, चंडीगढ़ पुलिस की जो पूरी की पूरी भूमिका थी, और बाद में गवाहों को ही जब कन्फ्रंट किया गया कि पहले उनके गवाहियां कुछ और थी और बाद में जब सीबीआई ने इस केस में कल्याणी सिंह को बतौर एक्यूज शामिल किया तो इन गवाहों की जो गवाहियां बदली, ये सब फैक्टर्स बने जिनकी वजह से कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट में भी पैदा हुई। लेकिन इस केस की तुलना एक हिंदी फिल्म थी दृश्यम, उससे बखूबी की जा सकती है, जिसमें कि ऐसा ही एक केस था जिसमें अपनी बेटी की एक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर जो कि एक उसी के साथी द्वारा बनाए जाने के चक्कर में फिल्म का जो मेन किरदार था उस द्वारा, अपनी पत्नी द्वारा उस बेटे की हत्या को छुपाने के लिए हर हद पार कर दी जाती है। सो अगर हम उस दृश्यम जो फिल्म जो बनी थी आज से कुछ साल पहले, उसकी तुलना सिप्पी सिद्धू मर्डर केस और उस केस की मेन एक्यूज्ड कल्याणी के जो हालात थे, सर्कमस्टांसेस थे, उससे करें तो काफी हद तक स्थिति समझ में आती है। इस केस की पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मानती है कि असल विलेन इसमें कल्याणी थी, लेकिन सिप्पी सिद्धू भी दूध का धुला नहीं था, उसकी एक अपनी भूमिका थी। कल्याणी का जो रोल और उसके परिवार, जो कि एक हाई कोर्ट के जज का परिवार था, जिसका संपर्क, जिसके ताल्लुकात बहुत सीनियर अधिकारियों तक थे, उन्होंने इस जांच को प्रभावित करने के लिए किस तरीके का दबाव डाला हो सकता है, इस चीज के बारे में तो सीबीआई की चार्जशीट साइलेंट है, चुप है। लेकिन रिकॉर्ड पर यह बातें जरूर आई है कि कुछ ऐसे सीनियर अधिकारियों ने ऐसी गलत एडवाइस इस परिवार को दी जिसके चलते सिप्पी सिद्धू के खिलाफ जो कार्रवाई होनी बनती थी, शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का केस या फिर आईटी एक्ट के तहत किसी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को सर्कुलेट करना, वो कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो रास्ता इस परिवार ने चुना, मैं कहूंगा कि कल्याणी ने चुना, चाहे वो अपने साथियों की मदद से चुना या जैसे भी चुना, वो एक बहुत ही खूनी रास्ता था और बाद में एक बहुत ही फूल प्रूफ ढंग से ऐसी एलिबाइज क्रिएट करके इस वारदात को अंजाम तो उसने दिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो बहुत ऐसे सबूत और गवाह रहेंगे जो कि उसको और उसके इस केस में निर्दोष होने की थ्योरी को काउंटर करेंगे, चैलेंज करेंगे। बेशक चंडीगढ़ पुलिस ने सबूतों को नष्ट कर दिया, सीसीटीवी फुटेजेस नष्ट हो गई, लेकिन गवाह अभी भी बचे हैं, गवाह अभी भी अपने बयानों पर कायम है। अदालतों में ये गवाहियां ठोक कर गवाहों ने दी है और कल्याणी के पास ऐसा मोटिव था। एक नहीं बल्कि ये सारी की सारी गवाहियां कल्याणी के अपने बहुत ही करीबी दोस्त, सहेलियां, इन सभी के जो बयान है वो कोरोबोरेट हुए हैं और सीबीआई के पास एक बहुत ही क्लिंचिंग केस है। लेकिन इस सब के बावजूद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जब बेल कल्याणी को दी, तब उन्होंने सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन पर बहुत ही सख्त टिप्पणियां की और बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए। ट्रायल कोर्ट इन सवालों को कैसे एड्रेस करेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपनी इस चार्जशीट को कैसे सही साबित करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस केस में इंसाफ हो। अगर सिप्पी सिद्धू गलत था तो उसके साथ जो हुआ, जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको
उसके किए गलतियों की सजा मिलनी चाहिए थी, और वो अगर कानून के दायरे में रहकर मिलती तो ज्यादा बेटर होता। और कानून के दायरे में रहकर उसको सजा दिलवाना कल्याणी और उसके परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही क्रूड तरीका चुना गया और सिप्पी सिद्धू का जो मर्डर एज पर दिस चार्जशीट एंड इन्वेस्टिगेशन कल्याणी सिंह ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर कराया। सो इस केस में अभी भी जो प्रभाव और दबाव है, एक हाईकोर्ट जज की बेटी का मेन एक्यूज्ड होना इस केस में, वो अपने रोल प्ले कर रहा है। और आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने दामन पर लगे इन धब्बों को, इन दागों को कैसे धोएगी, जो टिप्पणियां उसकी इस इन्वेस्टिगेशन पर हुई हैं उनको साबित करने के लिए किस हद तक जाएगी, ये वक्त बताएगा। सो आज की इस रिपोर्ट को मैंने हिंदी में इसलिए बनाया क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को इस केस के फैक्ट्स और इस चार्जशीट से वाबस्ता करवाना चाहता था। उम्मीद करूंगा कि ये रिपोर्ट काफी हद तक सीबीआई की चार्जशीट के तथ्यों को आपके सामने खोल के रखने में कामयाब रही है। अपनी कमेंट, अपनी फीडबैक और इस केस के बारे में टिप्पणियां जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।